सुभाष चंद्र बोस है। सुभाष चंद्र बोस है 1897 से 1945 तक। यानी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी बोलते हैं। नेताजी की जन्म उपाधि से घोषित है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 ईस्वी को कटक उड़ीसा में हुआ था। 23 जनवरी 1897 कटक उड़ीसा। इनके पिता का नाम है जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती बोस था। बालक सुभाष ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कटक में इंग्लिश मीडियम में प्राप्त की थी। यहाँ पर उन्होंने भारतीय छात्रों के साथ भेदभाव को सह शैक्षणिक गतिविधियों एवं छात्रवृत्तियों के संबंध में अनुभव किया। सन 1919 में कलकत्ता यानी कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए की उपाधि प्राप्त की। सन 1920 में भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा उत्तीर्ण चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु मई 1921 में उन्होंने ICAS से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार युवक सुभाष ने 24 वर्ष की आयु में ही सांसारिक सुख सुविधा से संपन्न ICAS के उच्च पद को ठुकरा कर ध्येयनिष्ठ जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया। उनके व्यक्तित्व के विकास में रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिकता, स्वामी विवेकानंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, श्री अरविंद घोष के आध्यात्मिक राष्ट्रवाद और चित्तरंजन दास के राजनीतिक आदर्शों का गहन व स्थायी प्रभाव पड़ा। ठीक है। फिर राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान क्या रहा सुभाष चंद्र बोस का? देखिए, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार ने क्या कहा है कि गांधी जी के बाद भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में सबसे प्रमुख व्यक्ति निसंदेह है सुभाष चंद्र बोस ही थे। ऐसा कहा आर.सी. मजूमदार ने। सुभाष ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक महान आंदोलनकारी, क्रांतिकारी नेता, राजनीतिक यथार्थवादी, प्रभावशाली वक्ता, कुशल संगठनकर्ता और आज़ाद हिंद फौज के महानायक के रूप में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने हेतु कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने युवकों को कांग्रेस आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। कलकत्ता के युवकों ने नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का बहिष्कार बोस के नेतृत्व में किया। बंगाल सरकार ने आंदोलन का दमन करने हेतु चित्तरंजन दास सुभाष के जो राजनीतिक गुरु और सुभाष चंद्र बोस को 10 दिसंबर 1921 को बंदी बना लिया था। राष्ट्रीय आंदोलन के कालखंड में सुभाष बोस को ब्रिटिश सरकार ने 11 बार गिरफ्तार किया। उन्हें लगभग 8 वर्षों तक विभिन्न जेलों में रखा गया। सन 1925 से 1927 तक वे मांडले म्यांमार में नजरबंद रहे। देशबंधु चित्तरंजन दास द्वारा स्थापित स्वराज्य दल 1923 से 26 की गतिविधियों में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। सुभाष चंद्र बोस ने स्वराज्य दल के दैनिक समाचार पत्र फॉरवर्ड के व्यवस्थापक और बंगाल प्रांतीय समिति के सचिव के रूप में सराहनीय कार्य किया। जब चित्तरंजन दास कलकत्ता नगर पालिका निगम के महापौर बने, तब उन्होंने बोस को नगर निगम का कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। बोस की कार्य प्रणाली प्रशासन के भारतीयकरण की थी। परिणाम स्वरूप उन्हें अक्टूबर 1923 में गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से मुक्त होने पर उन्हें बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हें सन 1930 में नगर निगम कलकत्ता का महापौर निर्वाचित किया गया। सुभाष चंद्र बोस के जीवन का लक्ष्य भारत के पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था भी। ठीक है। सन 1928 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने औपनिवेशिक स्वायत्तता या अधिराज्य परिस्थिति के प्रस्ताव का घोर विरोध करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव रखा था। सुभाष दिसंबर 1929 में एटक के अध्यक्ष बने और 1931 तक इस पद पर रहे। हिजली बंदी शिविर 1930 ईस्वी में स्थापित यह यातना गृह है वर्तमान में IIT खड़गपुर परिसर में शहीद भवन में स्थित है। जब 1931 ईस्वी में भारतीय निहत्थे वीरों संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेनगुप्ता को गोली मार दी गई, तो उनके अंतिम संस्कार हेतु सुभाष चंद्र बोस पहुंचे थे।
1934 में सुभाष की पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल 1920-34 प्रकाशित हुई। उन्हें 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। उन्हें प्रथम बार सन 1938 में हरिपुरा कांग्रेस गुजरात और द्वितीय बार सन 1939 में त्रिपुरा मध्य प्रदेश में कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। महात्मा गांधी से मतभेद के कारण उन्होंने अप्रैल 1939 में कांग्रेस से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया और मई 1939 में कांग्रेस में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इसका उद्देश्य वामपंथियों को कांग्रेस में संगठित रूप से सक्रिय करना था। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे इस्तीफे पर संतोष प्रकट करते हुए सुभाष बाबू को देश नायक कहा। किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कलकत्ता यानी कोलकाता के होलवेल स्टैचू हटाने के आंदोलन में ब्रिटिश सरकार ने उन्हें जुलाई 1940 में गिरफ्तार कर लिया था। सुभाष चंद्र बोस को 26 नवंबर 1940 को बोस ने बंगाल के गवर्नर एवं मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए पत्र लिखा, मुझे मुक्त कर दीजिए, अन्यथा मैं जीवित रहने से इनकार कर दूंगा। ऐसा लिखा पत्र में। आमरण अनशन के से सूचना पत्र का बंगाल सरकार पर प्रभाव पड़ा और सरकार ने बोस को 5 दिसंबर 1940 को जेल से मुक्त कर उन्हें घर ही नजरबंद कर दिया। भारत से प्रस्थान सितंबर 1939 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों जर्मन, जापान, इटली के मध्य द्वितीय महायुद्ध आरंभ हो गया। वे अपने कलकत्ता यानी कोलकाता निवास स्थान से जियाउद्दीन खां नाम के पठान की वेशभूषा धारण करके 17 जनवरी 1941 को गुप्तचर पुलिस की आंखों में धूल झोंकते हुए पेशावर से काबुल होते हुए जून 1941 में जर्मनी पहुंच गए। ठीक है। काबुल से रूस होते हुए जर्मनी पहुंचने तो सुभाष ने ओरलैंडो मजोटा के छद्म नाम का उपयोग किया था। सुभाष का लक्ष्य धुरी राष्ट्रों की सैन्य सहायता से भारत को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराना था। बर्लिन जर्मनी की राजधानी में वहां के अधिनायक हिटलर ने उनका न केवल स्वागत किया अपितु भारत की आज़ादी के संघर्ष में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। बोस जर्मनी में नेताजी के उपनाम से प्रख्यात हो गए। जर्मनी में सुभाष को फासिस्ट नेताओं की तर्ज पर नेताजी की पदवी प्रदान की गई, जो हिटलर की डेल फ्यूहरर, मुसोलिनी की इले ड्यूस और फ्रैंको की एले केडिलो की उपाधियों का हिंदी अर्थ था। जय हिंद के नारे का प्रचलन भी यहीं से हुआ। सर्वप्रथम 13 मार्च 1942 ईस्वी को उन्होंने बर्लिन रेडियो से भारतीयों के लिए संदेश प्रसारित किया और भाषण का अंत क्रांति अमर रहे के जय घोष से किया। आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति दिसंबर 1941 में जापान ने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध घोषणा करके दक्षिण पूर्व एशिया, बर्मा, सिंगापुर, मलाया, थाईलैंड आदि के देशों पर आधिपत्य कर लिया। परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए भारतीय क्रांतिकारी रास बिहारी बोस अप्रैल 1915 से जापान में निर्वासित जीवन ने मार्च 1942 में टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का तथा जून में बेकांग थाईलैंड में मलाया तथा सिंगापुर के लगभग 20,000 भारतीय युद्धबंदियों को मिलाकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। मूलतः आज़ाद हिंद फौज का गठन मलाया में 15 दिसंबर 1941 में कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। बेकांग सम्मेलन ने नेताजी सुभाष को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभालने तो आमंत्रित किया। रास बिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में भारतीयों की एक विशाल सभा में नेताजी बोस को इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष पद और आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई को लगभग 60,000 प्रवासी भारतीयों एवं सैनिकों को नेताजी बोस ने पूर्ण सैनिक गणवेश में आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति के रूप में संबोधित करते हुए कहा, मैं आपको भूख, घोर युद्ध और कठिनाइयों के अतिरिक्त और कुछ नहीं दे सकता। लाल किले तक पहुंचने और राष्ट्रीय झंडा फहराने से पहले आपको अपना सब कुछ स्वाहा करना पड़ेगा। इसी सभा में उन्होंने सेना को दिल्ली चलो का लक्ष्य एवं संदेश प्रदान किया। ठीक है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना ने अक्टूबर 1943 से नेताजी बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। 22 अक्टूबर को उन्होंने कर्नल डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व में झांसी की रानी रेजिमेंट की स्थापना की, जिसमें सैकड़ों महिलाओं को गहन सैन्य प्रशिक्षण दिया गया।
ब्रिटेन व अमेरिका के साथ युद्ध घोषित करने वाली इस आज़ाद हिंद सरकार को सबसे पहले 23 अक्टूबर को जापान द्वारा मान्यता प्रदान की गई, जिसका अनुकरण करते हुए 8 अन्य देशों बर्मा 24 अक्टूबर, क्रोएशिया 27 अक्टूबर, जर्मनी 29 अक्टूबर, नानकिंग 1 नवंबर, मचुंको 1 नवंबर, इटली 9 नवंबर, थाईलैंड 19 नवंबर और फिलीपाइन ने मान्यता प्रदान कर दी। 22 अक्टूबर की रात्रि को आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। नवंबर में टोक्यो में आयोजित बृहत पूर्वी एशिया कॉन्फ्रेंस में जापान के सम्राट ने नेताजी बोस का स्वागत आज़ाद हिंद सरकार के प्रधान के रूप में किया। इसी कॉन्फ्रेंस में जापान के प्रधानमंत्री जनरल तोजो ने 6 नवंबर को आज़ाद हिंद सरकार को अंडमान और निकोबार द्वीप सौंपने की घोषणा की। बाद में नेताजी बोस ने इस द्वीपों की यात्रा की और अंडमान का शहीद और निकोबार का स्वराज्य नाम रखा। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद सेना ने बर्मा भारत सीमा पर 8 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी। मार्च 1944 में उसने कोहिमा पर तिरंगा झंडा फहराया, परंतु इम्फाल पर अधिकार नहीं कर सकी। अंततः आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। 14 अगस्त 1944 को जापान के आत्मसमर्पण के बाद आज़ाद हिंद फौज की भूमिका समाप्त हो गई। 6 जुलाई 1944 को बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर पहली बार गांधी जी के लिए राष्ट्रपिता संबोधन प्रयुक्त करते हुए कहा, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। फिर हवाई दुर्घटना में प्राण थे। नेताजी बोस के अदम्य क्रांतिकारी जीवन का अंत 17 अगस्त 1945 को सैगोन, वियतनाम का आधुनिक नाम है, आधुनिक नगर होची मिन्ह है से मंचूरिया। इस समय मंचूरिया रूस व चीन के मध्य विभक्त है। रूस व चीन के मध्य विभक्त है, किंतु 1945 में इस पर जापान का अधिकार था। की यात्रा के दौरान 18 अगस्त 1945 को फार्मोसा में हवाई दुर्घटना में हुआ। यद्यपि नेताजी बोस के देहांत की तारीख पर अभी तक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। इस दुर्घटना के समय नेताजी के सहयोगी हबीबुर बुरहमान भी उनके साथ थे, जो जीवित बच गए थे। 20 अगस्त को नेताजी का तेपई सिटी में अंतिम संस्कार किया गया। नेताजी का अस्थि कलश रंकोजी बौद्ध मंदिर टोक्यो में रखा गया है। ये भी जाने, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की जांच हेतु गठित आयोग शाहनवाज खां, सुरेश चंद्र बोस व एस.एन. मत्रैया आयोग 1956 इसमें, नेहरू केस में जी.डी. खोसला आयोग 1970-74, इंदिरा गांधी केस में, मनोज कुमार मुखर्जी आयोग 1999, अटल बिहारी वाजपेयी केस में। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूंगा? ऐसा लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा गया। बीजी तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऐसा मैक्स मुलर कहते हैं। महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? शौकत अली ने। किसने कहा था, आलोचना और स्वतंत्रता चिंतन एक क्रांतिकारी की 2 विशेषताएं? भगत सिंह ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा? तो वैलेंटाइन शिर्रोल ने बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कहा था। ठीक है। वह जेल है जहां सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और तिलक ने अपना जीवन व्यतीत किया, बर्मा की मांडली जेल में। किसने तिलक के देहावसान पर कहा था, मेरा सबसे मजबूत बचाव पक्ष चला गया? महात्मा गांधी ने कहा था। 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। कहाँ? सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का भार कब संभाला? 4 जुलाई 1943 में। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? मोहन सिंह। किसने सुभाष चंद्र बोस को भारतीय देशभक्ति की ज्वलंत तलवार से संबोधित किया? सरोजिनी नायडू। 1946 से इसमें दिल्ली के लाल किले में आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के मुकदमे की पैरवी करने वाले वकीलों के समुदाय की अध्यक्षता की थी भूलाभाई देसाई ने। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक कौन था? ऐसे डांगे। गांधी बनाम लेनिन पुस्तक का लेखक कौन था? ऐसे डांगे। स्प्रिंगिंग टाइगर आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की। स्प्रिंगिंग टाइगर आत्मकथा है सुभाष चंद्र बोस की।
इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम किसने लिखी थी? सुभाष चंद्र बोस ने। निम्न में से किसने ये लिखा, भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी? तो ऐसा सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा का शीर्षक क्या था? ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन इंडियन पिलग्रिम। उनके मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। उनके मित्रों द्वारा किसे मिस्टर ब्लंट कहा जाता था? बाल गंगाधर तिलक को। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इकबाल। ये नारा भगत सिंह के कारण प्रसिद्ध हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसने दी थी? होम रूल दी गई थी। होम रूल आंदोलन के दौरान उसको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को। ठीक है।